आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई है और याचिका दायर की गई है। रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और यह विस्तृत सुनवाई का मामला है। ये हम आपको बता रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ा हुआ यह मसला और चुनौती दी गई है। याचिका दायर की गई, दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ इस पूरे मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विस्तृत सुनवाई का मामला है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। याचिका को लिस्टेड करने का भरोसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिलाया गया है। तो जी कृष्णैया हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मसला है और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक आनंद मोहन की रिहाई को सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक बड़ी खबर आप बताने वाले हैं, क्या है खबर आनंद मोहन के बारे में? जी देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो याचिकाकर्ता है उन्होंने समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई वो विस्तृत करना चाहते हैं, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बिहार सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था उनकी रिहाई को लेकर, उसके परीक्षण की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि आनंद मोहन तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और ये कहा गया कि किसी भी अगर कैदी जो सजा याफ्ता है उनकी रिहाई का अगर कोई फैसला लेता है तो इसका अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो अब ऐसे में राज्य सरकार की रिहाई के इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा और ये देखेगा कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तरफ से जो फिलहाल कदम उठाए गए क्या वो नियमों के आधार पर थे या उन्हें कोई फायदा पहुंचाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, लिहाजा इस पूरे मामले में बिना विस्तृत सुनवाई के कोई आदेश जारी करना संभव नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा और विस्तृत सुनवाई के बाद ही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील पांडे थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि इस मसले में क्या आगे हुआ है। और ये 1994 में गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है और 16 साल की सजा इस पूरे मामले में आनंद मोहन काट चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को उन्होंने अपना परिवार बताया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के मंत्रियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। और आपको बताएं कि पीएम मोदी के परिवार को लेकर कल लालू प्रसाद ने टिप्पणी की थी। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज यहां ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। न हम सौदागर हैं न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागी। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने लालू प्रसाद के पीएम के परिवार पर टिप्पणी कर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। जब वो पीएम बने थे तो अपनी दिवाली उन्होंने जवानों के साथ सरहद पर बिताई थी। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः
इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। तो लालू प्रसाद के बयान के बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया और पीएम का बयान आते ही सभी बीजेपी नेता पीएम के समर्थन में उतर आए और सोशल साइट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह, इसके अलावा नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, यानी कि बीजेपी के जो भी लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया है। ये टिप्पणी या फिर जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये लालू प्रसाद के उस बयान के बाद हो रही है जिसमें कहा गया था कि मोदी का परिवार है कहां। पीएम मोदी के परिवार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदला तो आरजेडी से बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। ने शुरू की है। सबसे पहले तो उनको क्या अब संघ परिवार समाप्त हो गया है? जो मोदी परिवार के नाम से हैशटैग चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को स्पष्ट करना चाहिए। बिलबिलाहट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी ने जो संवेदना परिवार के प्रति, जो सोच परिवार के प्रति और जो समाज के प्रति परिवार का उत्तरदायित्व है, उसको अगर आगे बढ़ाने का काम किया, बताने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बेचैन क्यों हैं? लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं अपने परिवार के लिए। लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगी कांग्रेस, सपा और बाकी लोग लालू प्रसाद यादव की तरह ही इस देश में राजनीति करते हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को भ्रष्टाचार करवाने के लिए। और दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए इस देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर कदम इस देश के लिए है, इस देश के 40 करोड़ लोगों के लिए है। दरअसल रविवार को पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया था। हमारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस देश में कोई सबसे बड़ा राम विरोधी है, उसका नाम लालू प्रसाद है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी पूरा परिवार है, इसलिए हम लोगों ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। उतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी जिस सीट से चुनाव लड़ने को कह दे वहां जीत कर दिखा देंगे। लालू प्रसाद जी राम विरोधी हैं। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये लोग गलतफहमी में हैं। जब इसके पूरे परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर ही आया। और राजद के लोग एकदम तैयार हूँ, जिस सीट पर कहे उसी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को एक राजनीतिक जोकर बताया और आरोप लगाया कि वे अपनी फूहड़ बातों से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को एक भ्रष्टाचारी और सजायाफ्ता नेता बताया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं।
बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं, उसके गौरव को बढ़ाया। लालू प्रसाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैर हिंदू बताने पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने पलटवार किया इस पर, और संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सुपर हिंदू हैं और लालू प्रसाद से ना तो नीतीश कुमार को और ना ही नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। जेडीयू नेता संजय सिंह है। संजय जी, आरजेडी रैली की सफलता को लेकर उत्साहित है, करिए कि हमने तो इतिहास रच दिया। देखिए, कल का जो रैली हुआ आरजेडी के द्वारा, जो महागठबंधन का रैली, उसमें उस रैली में केवल लाल झंडा ही नजर आ रहा था। अगर लेफ्ट नहीं रहता तो 20,000 भी आदमी नहीं जुटता। कल सबसे बड़ा बात है कि रैली जो महागठबंधन का फ्लॉप रहा, जो रैली लालू जी का होता था वो नजारा कल देखने को नहीं मिला। कल पूरी तरह रैली असफल। लेकिन तेजस्वी तो कह रहा है कि 10 लाख भीड़ थी। लालू यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आज इतिहास रच दिया तेजस्वी ने। आप लोग मीडिया के बंधु लोग हैं, हमको तो फोटो भी आया, आधा गांधी मैदान में नहीं भरा था। आप समझ सकते कितना भीड़ होगा। बोलने के लिए चमड़ा का मुंह है, जितना बोलना है बोल लीजिए। 10 लाख आ गया, 20 लाख आ गया। बड़ी बात और जो लालू यादव ने कही कि प्रधानमंत्री को ही उन्होंने गैर हिंदू बता दिया, क्या कहेंगे? देश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदू, महा हिंदू मानता है, और लालू जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नीतीश कुमार जी को ना है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देश की जनता लोकसभा चुनाव में जवाब देगा। खाता नहीं खुलेगा इन लोग को। ये बौखलाहट में इस तरह का बयान आ रहा है। नहीं, लेकिन तेजस्वी और अखिलेश तो कह रहे हैं कि 40 बिहार का और 80 यूपी का, यानी कि 120 सीट हम हासिल कर लेंगे और औंधे मुंह गिर जाएगी एनडीए। 120 सीट में अगर डबल डिजिट भी पार कर जाएगा तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। मतलब 10 से ऊपर जाएगा तो? हाँ, 10 से ऊपर चला गया ना ये महागठबंधन, तो पता चल जाएगा। देखिए, कल जिस तरह से हुड़दंग किया, हमारे पार्टी ऑफिस में होर्डिंग लगा हुआ, उसको फाड़ दिया लोगों ने। और बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक 5 मार्च को सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। निर्वाचन विभाग ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 11 सीटों पर मतदान होना है, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। एमएलसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 11 लोगों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खाली होने वाली सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से 11 मार्च तक चलेगी। अगले दिन यानी 12 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि 14 मार्च तक नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 21 मार्च को वोटिंग हो सकती है और इसी दिन नतीजे भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इसके अलावा शाहनवाज हुसैन, प्रेमचंद मिश्रा, संजय कुमार झा, संतोष कुमार सुमन, मंगल पांडे, रामचंद्र पूर्वे, खालिद अनवर, रामेश्वर महतो और संजय पासवान, जो 11 उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये सीट जो है उनकी खाली हो जाएगी और इसको लेकर नामांकन किया जाएगा। जो संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सरकार बनने के बाद विधानसभा की संख्या बल के आधार पर एनडीए के 5 उम्मीदवार जो है वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। 6ठे सदस्य की जीत के लिए जो एडिशनल वोट है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक उम्मीदवार की जीत के लिए 22 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए के पास भाजपा के 78 और जदयू के 45, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके 4 और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो सुमित कुमार सिंह हैं उनके वोट हैं। ऐसे में 3 सीटें आसानी से एनडीए के पक्ष में जाएगा, जबकि 2 भाजपा के पक्ष में जा सकता है, जबकि 2 सीट जो है वो जदयू खेमे में आ सकता है। तो कुल मिलाकर अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। देखना होगा, कल बताया जा रहा है कि जदयू की तरफ से भी नामांकन होगा और आने वाले दिनों में कौन से उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं, इसमें निर्विरोध चुने जाते हैं। दिलचस्प चुनाव होगा बिहार विधान परिषद का, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
अररिया में रेणु महोत्सव को लेकर जहां एक तरफ हाई स्कूल मैदान में धूमधाम से रेणु महोत्सव मनाया गया, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की जा रही है। अररिया की गायिका प्रिया और अमर आनंद ने गीत गाकर मतदाताओं से चुनाव में वोट डालने की अपील की। देखिए सतीश कुमार की ये रिपोर्ट। आज कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की 104वीं जयंती है। ऐसे में चुनाव का वह दौर भी याद आता है जब 1972 के चुनाव में फणीश्वर नाथ रेणु ने फारबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। और तीसरी कसम के बाद उन्होंने चौथी कसम खाई कि वो आइंदा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं अररिया के हाई स्कूल मैदान में रेणु महोत्सव का आयोजन राजकीय तरीके से किया जा रहा है। चूंकि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 भी है, ऐसे में कुछ हमारे साथ स्थानीय कलाकार हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उनका जो वोट का अधिकार है उनको अपने मैथिली गाने के जरिए जो है वो संदेश देना चाह रहे हैं। वोट गिराने मिलके जाना रे बटोहिया, वोट गिराने मिलके जाना रे बटोहिया। ए ठहर ठहर जरा सुन ले ये खबर, फिर तो जाना है, जाना है। आया हूँ खबर देने, सुन ले ये खबरिया। आया हूँ खबर देने, सुन ले ये खबरिया। अपना आगे हो अररिया, जागे गाँव नगरिया। वोट गिराना है, गिराना है। वोट गिराने मिलके जाना रे बटोहिया, वोट गिराने मिलके जाना रे बटोहिया। ए ठहर ठहर जरा सुन ले ये खबर, फिर तो जाना है, जाना है। तरफ जहां रेणु महोत्सव का आयोजन किया गया है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जो आम अररिया जिला के मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें, उनको लेकर भी जो अररिया के जो कलाकार हैं वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि अपने वोट के महत्व को समझें और आगामी लोकसभा चुनाव में अपना मतदान जरूर करें। सतीश कुमार, न्यूज़ 18।